हेलो एवरीवन, मैं जीत कुमार स्वागत करता हूं आप सभी का फॉरम आईएएस के इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। जैसा कि आप थंबनेल के माध्यम से समझ रहे हैं कि आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि आखिर जो भारतीय रुपया है वो डॉलर के मुकाबले कम क्यों हो रहा है, लगातार गिरता क्यों जा रहा है, उसका अवमूल्यन क्यों हो रहा है। अगर आज आप द हिंदू पढ़ेंगे तो द हिंदू का जो बिजनेस पेज है वहां पर भी अगर आप देखेंगे तो अगेन जो इंडियन रुपी जो है वो डॉलर के मुकाबले लगातार गिरता जा रहा है और अपने हिस्टोरिकल लो पर चल रहा है। ठीक है, जैसे अगर हम देखें तो कल का ही अगर मैं स्टैटिक आपको बताऊं है ना, तो लगभग $1 इक्वल टू 93.14 रुपी के बराबर था। ठीक है, तो आइए इस वीडियो के माध्यम से जानने का प्रयास करते हैं कि रुपी डेप्रिसिएशन जो है डॉलर के अगेंस्ट क्या होता है। रुपी डेप्रिसिएशन यानी कि रुपये का अवमूल्यन क्या होता है। दो दो की टर्म्स हैं स्पेशली, अवमूल्यन और अधिमूल्यन। ठीक है, अच्छा इसलिए मैं इसको करवा रहा हूं क्योंकि आने वाले प्रीलिम्स में ये बहुत ही पोटेंशियल टॉपिक है कि प्रीलिम्स में यहां से क्वेश्चन बन सकता है। ठीक है, दूसरा इसके रीजन क्या है, कॉन्सिक्वेंसेस क्या है, पॉजिटिव कॉन्सिक्वेंसेस क्या है, नेगेटिव कॉन्सिक्वेंसेस क्या है, ऐसे कौन कौन से फैक्टर्स हैं या ऐसे कौन कौन से कारण हैं जिसकी वजह से भारतीय रुपया लगातार गिरता जा रहा है। उसके बाद ऐसे कौन से वे फॉरवर्ड हैं जिसके माध्यम से हम चीजों को बेहतर कर सकते हैं, अपने रुपए का अवमूल्यन जो है उसको रोक सकते हैं। ठीक है, और वैसे भी ये जो टॉपिक है ये मेंस का पोटेंशियल क्वेश्चन भी बन सकता है। तो आइए वन बाय वन करके एक करके मैं सारी चीजों को समझाने का प्रयास करता हूं। सबसे पहले जैसा कि आप यहां पर देख पा रहे हैं तो यहां पर हम सबसे पहले क्या क्या समझेंगे कि इस टॉपिक के अंदर हम क्या क्या पढ़ेंगे। सबसे पहले ये देख लीजिए, तो रुपी डेप्रिसिएशन के बारे में पढ़ेंगे और हिंदी में कहते हैं इसे रुपए का अवमूल्यन। ठीक है, लिखना हो तो लिख लेना, इसको कहते हैं अवमूल्यन। ठीक है, सेकंड रीजन क्या कारण है, थर्ड क्या इंपैक्ट है एंड फोर्थ क्या सॉल्यूशन है। तो चार भागों में इस वीडियो को मैंने बांटा हुआ है। सबसे पहले क्या है, फिर उसके बाद क्यों है, क्या प्रभाव है और क्या उसके सॉल्यूशन है। इन चार हिस्सों में हम इस वीडियो में इन चीजों को समझेंगे। तो आइए सबसे पहला पार्ट देखते हैं, दैट इज कि रुपए का अवमूल्यन से मतलब क्या है। अधिमूल्यन भी यही समझा दूंगा मैं। रुपी डेप्रिसिएशन का मतलब यह है कि देखो आज एक डॉलर जो है वो लगभग पहले मान लो 70 रुपए हुआ करता था, 70 रुपीज हुआ करता था। ठीक है, यही जो डॉलर है गिरकर आज इसका जो भाव है $1 के बराबर जो रुपी है वो लगभग 93.14 रुपए के करीब चला गया। तो इसका मतलब रुपये जो है वो डॉलर के मुकाबले जो रुपया है वो क्या हो रहा है, लगातार गिर रहा है। विद टाइम जो है ये क्या हुआ है, गिरा है। अधिमूल्यन रुपी एप्रिसिएशन जिसको हम कहते हैं, इसका जस्ट एक अपोजिट एग्जांपल ले लीजिए कि भाई $1 पहले आज मान लो 93 रुपए का है और $1 विद टाइम जो है 70 रुपए का फिर से हो जाए तो हम कह देते हैं कि ये क्या है, रुपी का एप्रिसिएशन। तो ये एग्जांपल किसका है, एप्रिसिएशन का, और ये एग्जांपल किसका है, रुपी की डेप्रिसिएशन का। ठीक है, ये अगेन किसका एग्जांपल है, एप्रिसिएशन का, और ये एग्जांपल है डेप्रिसिएशन का। अच्छा, रुपए और या डॉलर की जो मांग है, ठीक है, इसकी जो वैल्यू है पहले डिसाइड करता था आरबीआई बहुत पहले, परंतु अब जो है मार्केट कंडीशंस पर डिपेंड करता है। तो मार्केट कंडीशन पूरी तरीके से रेगुलेट होती है ये जो वैल्यूज हैं मार्केट के बिहाफ पर। ठीक है, तो ये तो रहा बेसिक कि भाई रुपी एप्रिसिएशन और डेप्रिसिएशन क्या होता है। तो रुपी डेप्रिसिएशन का मतलब कि डॉलर का जो रुपया है वो डॉलर के अगेंस्ट में गिर जाना। ठीक है, वो क्या है, रुपी डेप्रिसिएशन है विद टाइम। जैसे अगर एग्जांपल दूं तो ओवर द पास्ट ईयर्स जो है जो एवरेज जो रुपी की गिरावट है वो लगभग 6% के अराउंड हमें देखने को मिल रही है ओवर द पास्ट ईयर्स। ठीक है, 6% के करीब करीब जो है रुपया गिरावट में देखने को मिल रही है। वही अगर एप्रिसिएशन कोई कह दे तो क्या होता है, डेप्रिसिएशन मतलब अवमूल्यन और एप्रिसिएशन अधिमूल्यन। ठीक है, कि समय के साथ जो है डॉलर के अगेंस्ट में रुपये का मजबूत होना क्या कहता है, अधिमूल्यन कहलाता है, और रुपये का कमजोर हो जाना क्या कहता है, अवमूल्यन कहलाता है। आई होप इट इज क्लियर टू एवरीवन। ठीक है, चलिए अब हम बात करते हैं यहां पर कि ऐसे कौन कौन से कारण हैं, बेसिक रीजन कौन कौन से हैं, कारण कौन कौन से हैं जिससे हम ये कह सकते हैं कि हाँ रुपये का जो है अवमूल्यन इन कारणों की वजह से होता है। तो मैंने इसको जो है 5 पॉइंट में लिखा हुआ है ना, बहुत ही अच्छे तरीके से मैं आपको वन बाय वन करके समझाता हूं। देखो इंडिया के केस में क्या है कि इंडिया इज अ इंपोर्ट ओरिएंटेड कंट्री, ये आपको पता है। ठीक है, और इंडिया क्या करता है कि अपना, जैसे अगर मैं एग्जांपल दूं आपको, तो अपने क्रूड ऑयल का 80 to 85% क्या करता है, इंपोर्ट करता है।
इसके अलावा अभी हाल ही में क्या हुआ है कि क्योंकि हमारी जो इकोनॉमी है वहां पर एलपीजी के क्राइसिस देखने को मिले, एंड मोर देन 60% हम क्या करते हैं, इंपोर्ट करते हैं गैसेस को, ठीक है। इसके अलावा और भी दूसरे प्रोडक्ट जो है वो हमें इंपोर्ट करने पड़ते हैं। तो ऐसे में क्या होता है कि हमारा जो करंट अकाउंट डेफिशिएट है या करंट अकाउंट जो है डेफिशिएट वो क्या हो जाता है, वाइडन हो जाता है, बहुत ज्यादा हो जाता है, और जो पेमेंट्स हैं वो लगातार हमें बेसिकली किस में करनी पड़ती है, डॉलर में। तो इससे हमारा जो रिजर्व है वो भी क्या हो जाता है, कम हो जाता है। तो इंडिया क्या है, इंपोर्ट ओरिएंटेड कंट्री है, उतना एक्सपोर्ट हम नहीं करते हैं जितना इंपोर्ट करते हैं, ठीक है। मतलब इंपोर्ट हमारा ज्यादा है, एक्सपोर्ट हमारा कम है, और पेमेंट हमें बेसिकली अपने रिजर्व से या सरकार को या जो भी है वो हमें बेसिकली डॉलर में करनी पड़ती है। इसकी वजह से अगर आप देखोगे तो रुपये की जो है डिमांड भी कम है और डॉलर की डिमांड ज्यादा है, और अगर कहीं से कुछ फ्लक्चुएशन आ गया वो तो एक अलग समस्या ही देखने को मिल जाती है। तो हमारा इंपोर्ट बिल बहुत ज्यादा है, इसकी वजह से हमें डेप्रिसिएशन देखने को मिलता है। उसके बाद सेकंड क्या है, एक्सपोर्ट। एक्सपोर्ट हमारा देखो, ये दोनों पॉइंट अगर मिला के लिखना है तो मिला के भी लिख सकते हो कि एक्सपोर्ट हमारा है नहीं उतना जितना हम बेसिकली, क्योंकि इंपोर्ट ज्यादा है, एक्सपोर्ट हमारा कम है, निर्यात हमारा ज्यादा नहीं है। इसकी वजह से भी एक बहुत बड़ा इशू हमें ये देखने को मिलता है। तीसरा जो है यहां पर एफडीआई एंड एफपीआई, ठीक है। नॉर्मली अगर आप देखोगे कि जैसे भारत में अगर मान लो ये कह रहा हूं कि एफडीआई जो है वो बहुत ज्यादा आ रहा है, इसका मतलब प्रत्यक्ष विदेशी निवेश, हिंदी में इसको कहते हैं प्रत्यक्ष विदेशी निवेश, भारत में बाहर से बहुत ज्यादा आ रहा है। तो जब भी कोई निवेश बाहर से आएगा तो अपने साथ भारत में डॉलर लेके आएगा, फिर वही डॉलर रख के और रुपए लेके और वहां पर यहां पर क्या कर देगा, उसको निवेश कर देगा। तो इसका मतलब हमारे जो रिजर्व्स हैं वो बढ़ जाएंगे डॉलर के, ठीक है। तो विद टाइम अगर हम देखेंगे तो एफडीआई जो है अगर बढ़ता है तो हमारे यहां पर डॉलर की जो है सप्लाई ठीक ठाक रहती है। अच्छा, सारा गेम सप्लाई और डिमांड का ही है, ठीक है। डॉलर की डिमांड ज्यादा है, सप्लाई कम है, तो रुपये का डेप्रिसिएशन ज्यादा होगा ही होगा। डॉलर बहुत ज्यादा मार्केट में है, सप्लाई बहुत ज्यादा है मार्केट में, और हमारे बेसिकली रुपये की डिमांड बहुत ज्यादा है, तो एज कंपेयर टू जो है एप्रिसिएशन हमें देखने को मिलेगा, क्योंकि डिमांड उतनी नहीं है एज कंपेयर टू पहले इस वाले केस में जितनी थी। तो डॉलर का इनफ्लो जो है भारत में जब अच्छे तरीके से रहता है तो इस केस में क्या होता है, इस केस में क्या होता है कि हमारे पास डॉलर का ठीक ठाक जो है रिजर्व रहता है, तो वी कैन से कि रुपए का अवमूल्यन नहीं होता है, ठीक है। अब ले लीजिए दूसरा केस कि डिक्रीज कर दिया जाए तो क्या होगा, डिक्रीज कर दिया जाए तो डॉलर भारत में कम आ रहे हैं, मतलब रिजर्व में हमारे कम है, और डिमांड अलग उतनी है ना। डिमांड ज्यादा है, डिमांड ज्यादा है, सप्लाई बहुत कम है, तो देख लीजिए होगा कि नहीं होगा। अच्छा, यहां पर अगर आप देखोगे तो ये है फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट, ठीक है। ये जो पॉइंट मैंने गोला किया है यहां पर, अगर सर्कल किया है तो देखोगे तो ये है फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट। अच्छा, एफपीआई को हॉट मनी भी कहते हैं, काफी वोलेटाइल होती है। अब मान लो यूएस के फेडरल रिजर्व ने जो वहां का बैंक है उसने क्या किया, बेसिकली अपना जो है रेट, इंटरेस्ट रेट्स बढ़ा दिए, ठीक है। तो ये क्या होता है कि भारतीय मार्केट से पैसा निकाल कर क्या कर देते हैं किसी और मार्केट में, बेसिकली यूएसए की मार्केट में चले जाते हैं, कभी जापान की मार्केट में चले जाते हैं। क्यों? एक ही मोटो है ना, इंटरेस्ट कमाना, ठीक है। तो इस केस में अगर हम देखेंगे तो लगभग 2 लाख 3 लाख करोड़ का एफपीआई जो है भारत से चला जाता है हर साल, ठीक है। वो डिपेंड करता है, क्योंकि हमारी जो मॉनेटरी पॉलिसी है वो पिछले कुछ समय से देखेंगे तो अनचेंज्ड है ना। क्यों? क्योंकि हमने अपनी जो डोमेस्टिक मार्केट है उसको ज्यादा प्रायोरिटी दे रखी है। तो यहां पर अगर आप देखेंगे तो एफपीआई का अगर आउटफ्लो होगा, एफपीआई का विद टाइम अगर आउटफ्लो होगा तो हमारे यहां पर रिजर्व कम होंगे। हालांकि सेबी ने या सरकार ने इस बात का काफी प्रयास किया है, वीआरआर एक टर्म इंट्रोड्यूस हुई, दैट इज वॉलंटरी रिटेंशन रूट, कि भाई कुछ पैसा कुछ सालों के लिए आपको यहां पर जो है रखना पड़ेगा, बाकी इतना % आप लेके जा सकते हो। हालांकि उससे उतना फर्क पड़ नहीं रहा है, ठीक है। तो डिक्रीज इन एफपीआई और एफडीआई, एफपीआई का आउटफ्लो ज्यादा हो जाए, एफपीआई जो है ना ही आए भारत में, तो जो है यहां पर देखेंगे तो डॉलर जो है वो क्या हो जाता है, डिमांड ज्यादा रहती है, डॉलर के रिजर्व हमारे पास कम हो जाते हैं, और यहां पर अगेन रुपये का डेप्रिसिएशन देखने को मिलता है। एक रीजन ये भी है, ठीक है। उसके बाद एक रीजन और भी कह सकते हो कि जो वेस्ट एशिया है उसमें जियोपॉलिटिकल क्राइसिस है ना, एक रीजन ये भी हो सकता है, ठीक है। इसके बाद रेमिटेंस, अच्छा रेमिटेंस को हिंदी में कहते हैं प्रेषण, याद रखिएगा, ठीक है। इसमें क्या होता है कि देखो, जैसे आपके जो भाई बहन है ना, मान लो यूएसए में रह रहे हैं और रेमिटेंस ठीक ठाक मात्रा में जो है आपको भेज रहे हैं यहाँ पर, तो हमारे पास डॉलर जो आ जा रहा है, रिजर्व बढ़ जा रहे हैं, और बदले में रुपये जो है आपको मिल जा रहा है, ठीक है। तो रेमिटेंस विद टाइम, हालांकि इंडिया
पूरे वर्ल्ड में सबसे ज्यादा इंडिया को रेमिटेंस आता है, यानी कि बाहर से लोग सबसे ज्यादा इंडिया में रेमिटेंस प्रेषण भेजते हैं। पर विद टाइम ये क्या हो गया है, कम हो गया है। चाहे हम वेस्ट एशिया में जियोपॉलिटिकल क्राइसिस की बात करें, यूएसए के साथ इंडिया के टेंशंस की बात करें, तो विद टाइम हमारा जो रेमिटेंस है वो भी कम हुआ है। आप देखिए, इंडिया यूएसए ट्रेड टेंशन एंड टैरिफ, ठीक है, मान लो 50% टैरिफ की बात हुई, 50% टैरिफ जो है यूएसए ने हमारे प्रोडक्ट्स पे बढ़ा दिया। तो एक तरीके से जब कोई चीज हम इंपोर्ट करेंगे, है ना, तो वो एक तरीके से देखें तो एक इंपोर्ट इन्फ्लेशन भी होता है भारत में। ये कॉन्सिक्वेंसेज मैं बताऊंगा आगे जाके, ये कॉन्सिक्वेंसेज में आएगा। बट टैरिफ से क्या होता है कि हमारे यहां पर जो प्रोडक्ट हैं वो क्या हो जाते हैं, महंगे हो जाते हैं, और उसके लिए हमें ज्यादा अमाउंट में डॉलर पे करना पड़ता है। तो अगेन एक रीजन बनता है जिससे कि आपका डॉलर की वैल्यू क्या हो जाती है, विद टाइम जो है डाउन हो जाती है। तो ये सारे के सारे रीजंस हैं, 1 2 3 4 एंड 5, और एक चीज मैंने इसमें और इंक्लूड कर दी, दैट इज वेस्ट एशियन पॉलिटिकल जियोपॉलिटिकल क्राइसिस, यहां पर देख सकते हैं। ठीक है, तो यहां पर 5 से 6 पॉइंट आपको पता होने चाहिए। मेंस का क्वेश्चन भी आएगा तो रीजंस आप इसमें आराम से बता सकते हैं। ठीक है, चलिए अब हम बात करते हैं प्रभाव की, इंप्लीकेशन की। अच्छा, इंप्लीकेशन जो है ये पॉजिटिव वे में भी हो सकता है और ये नेगेटिव भी हो सकता है। ऐसा नहीं है कि केवल नकारात्मक प्रभाव होंगे, सकारात्मक नकारात्मक दोनों चीजें चलती हैं। जैसे प्रभाव, सकारात्मक प्रभाव क्या है भाई? सकारात्मक प्रभाव ये है कि आप ये देखिए कि अगर हमारे बेसिकली डॉलर की वैल्यू जो है बढ़ती जा रही है, मतलब $1 के बदले 93 रुपए आपको देने पड़ रहे हैं, तो यहां पर जब हम एक्सपोर्ट करेंगे तो हमारा जो प्रोडक्ट है वो जब वेस्टर्न कंट्रीज में जाएगा तो वो बेसिकली क्या होगा, कॉम्पिटिटिव हो जाएगा। क्यों? क्योंकि उनको उसी प्रोडक्ट पर कम डॉलर पे करने पड़ेंगे। तो वी कैन से कि कॉम्पिटिटिवनेस, अगर हम एक्सपोर्ट करेंगे ऐसे में, तो हमारे लिए बहुत बेहद जो है लाभदायक होगा। हमारा जो प्रोडक्ट है वो दूसरे कंट्रीज में क्या हो जाएगा, जहां पर जैसे अगर हम यूएसए की बात करें, वहां पर बहुत ज्यादा प्रतिस्पर्धात्मक हो जाएगा। ठीक है, हिंदी में कहें तो प्रतिस्पर्धात्मक हो जाएगा। ठीक है, इसके साथ अगर हम बात करें तो बहुत सारी कंट्रीज ऐसी हैं जो जानबूझकर अपनी करेंसी को डिवैल्यू करती हैं, और वो कंट्री होती हैं जैसे अगर मैं बात करूं तो एक्सपोर्ट ओरिएंटेड कंट्रीज होती हैं। जैसे एक एग्जांपल देता हूं तो चाइना जानबूझ के इंटरवीन करता है मार्केट में और अपनी करेंसी को डाउन बेसिकली डिवैल्यू करता है। क्यों? ताकि एक्सपोर्ट ज्यादा जो है कॉम्पिटिटिव हो और हमारा माल जो है विदेशों में ज्यादा अच्छे से बिक सके, प्रतिस्पर्धात्मक हो। ठीक है, इसके बाद इन्फ्लेशन, यानी कि अगर मुद्रास्फीति की मैं बात करूं, जैसे अगर इंपोर्ट इन्फ्लेशन होती है, आयात इन्फ्लेशन भी बोल सकते हैं इसको, कि कोई भी प्रोडक्ट जब बाहर से आ रहा है, या तो उस पर टैरिफ लग रहा है, या हमें डॉलर के मुकाबले ज्यादा पैसा जो है उसको पे करना पड़ रहा है, रुपये की वैल्यू जो है वो डाउन होती चली जा रही है अगेंस्ट डॉलर। तो ऐसे में क्या होता है कि इंपोर्ट जो है वो क्या हो जाता है, महंगा हो जाता है। और हम कह सकते हैं कि ये इंपोर्ट इन्फ्लेशनरी या इन्फ्लेशनरी प्रेशर जो है रहता है, इंपोर्ट ओरिएंटेड इन्फ्लेशन जो है हमें मार्केट में देखने को मिलती है। कॉस्ट ऑफ गुड क्या हो जाती है, हाई हो जाती है। ठीक है, हाई प्रॉफिटेबिलिटी ऑन एक्सपोर्ट। हाँ, ये बात तो है कि भाई जो हम निर्यात करते हैं उस निर्यात पर हमें बहुत ज्यादा लाभ बेसिकली हमें मिल सकता है ना। प्रॉफिटेबिलिटी यानी कि लाभ, एक्सपोर्ट यानी कि निर्यात। हाँ, एक नुकसान ये देखने को मिलता है कि फॉरेक्स रिजर्व जो है हमारा डाउन हो जाता है। ठीक है भाई, सिंपल सी बात ये है कि भाई अगर हम कोई भी चीज महंगी है, मान लो क्रूड ऑयल महंगा हो गया क्योंकि भाई और गैसेस जो है वो महंगी हो गई। क्यों? और ऐसे भी एक टर्म और मैं बता देता हूं कि नॉर्मली हमें वेस्टर्न कंट्रीज से ज्यादा महंगा तेल मिलता है ना। एक टर्म आपने जरूर सुनी होगी, दैट इज एशियन प्रीमियम। इस एशियन प्रीमियम का मतलब यही है कि जो एशिया की कंट्रीज हैं उनको वेस्टर्न कंट्रीज के मुकाबले क्रूड ऑयल महंगा मिलता है। तो ऐसे में अगर आप देखोगे तो हमें ज्यादा पेमेंट, डॉलर में ज्यादा पेमेंट करनी पड़ेगी। तो ओवरऑल जो हमारा फॉरेक्स रिजर्व है वो ओवरऑल इन्फ्लेशन के कारण, महंगाई के कारण, प्रोडक्ट महंगा होने के कारण, तो ओवरऑल हमारा जो फॉरेक्स रिजर्व है वो क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। ये एक नेगेटिव पॉइंट हमें देखने को मिलता है। ठीक है, तो कॉम्पिटिटिवनेस हो सकती है। ठीक है, और क्या हो सकता है, और ऐड करना है तो भाई जो ट्रेवल अब्रॉड, ठीक है, वो क्या हो सकता है, महंगा हो सकता है। एजुकेशन, ट्रेवल अब्रॉड, ये जो है क्या हो सकता है, महंगा हो सकता है हमारे लिए। ठीक है, तो एक ये हम कह सकते हैं। ठीक है, इंडिया जो है,
इंडिया एक पॉजिटिव और मैं बता सकता हूं कि पॉजिटिव में क्या है कि इंडिया जो है यहां पर टूरिस्ट अट्रैक्शन बन सकता है। क्यों? क्योंकि भैया अब आपको जो है क्या करना, बेसिकली क्या करना पड़ेगा कि $1 के रुपए के मुकाबले में आपको ज्यादा रुपए मिलेंगे, तो आप ज्यादा चीजें कवर कर सकते हैं। आपको ज्यादा मतलब $100 लेके आए तो आपको यहाँ पर ज्यादा पैसा मिल जाएगा, है ना। तो यहाँ पर एक टूरिस्ट अट्रैक्शन भी हो सकता है। तो पॉजिटिव नेगेटिव दोनों है। तो 5 के अलावा 2 पॉइंट और एक्स्ट्रा मैंने ऐड कर दिए, तो 7 पॉइंट के करीब करीब हो गए। अब बात आती है कि क्या स्टेप्स लिए जाए, क्या स्टेप्स लिए जाए, और आरबीआई ने कोई स्टेप लिया है कि नहीं लिया है, ताकि डॉलर और की जो मुकाबले जो रुपी गिर रहा है उसको एकदम सटीक तरीके से सही किया जा सके, या कहें तो इस अवमूल्यन को रोका जा सके। तो सबसे पहले यहां पर अगर आप देखोगे तो डायरेक्ट मार्केट इंटरवेंशन। अच्छा, यहां पर क्या है कि सीधे तौर पर बाजार में हस्तक्षेप करना, हिंदी में अगर हम कहें तो यहां पर मैंने आपको बताया था कि आरबीआई एक ऑपरेशन चलाता है, ठीक है। एक नाम है बाई सेल बाई ऑपरेशन, ठीक है। इस ऑपरेशन में क्या करता है, सेल भी डॉलर करता है और बाई भी डॉलर करता है अपने हिसाब से। देखो, बाई डॉलर सेल डॉलर, मतलब डॉलर जो है मार्केट में अगर इनफ्लो बढ़ाना है डॉलर का, ताकि ये जो अवमूल्यन है उसको रोका जा सके, तो सेल करता है डॉलर को, ताकि अपना जो है उसमें नुकसान ये होता है कि उसका जो रिजर्व है वो कम हो जाता है, बट खैर ये अवमूल्यन भी रोकना जरूरी। तो डॉलर की सप्लाई मार्केट में बढ़ाता है, और डॉलर जब नॉर्मली कंडीशन होती है, अधिमूल्यन होता है, तब क्या करता है, बाई कर लेता है डॉलर को। तो बाई एंड सेल एंड बाई ऑपरेशन जो है आरबीआई चलाता है डायरेक्ट मार्केट इंटरवेंशन के माध्यम से। दूसरा, अगर आप देखेंगे तो करेंसी स्वैप एग्रीमेंट, मतलब कि भाई ऐसा है, हम जो ट्रेड करेंगे ना, जैसे अगर मैं बात करूं इंडिया और यूएई की, ठीक है, अगर मैं बात करूं रुपी और रूबल की, ठीक है, तो भाई ऐसा है कि भाई हम आपको रुपया दे देंगे, बदले में आप हमारी करेंसी ले लो, और एक दूसरे से हम आपस में क्या कर लेंगे, करेंसी स्वैप एग्रीमेंट, लोकल करेंसी में हम क्या करेंगे, अपना एक दूसरे के साथ व्यापार करेंगे। दिस इज करेंसी स्वैप एग्रीमेंट। जैसे सबसे बड़ा एग्रीमेंट जो है हमारा किसके साथ हुआ था, बायलेटरल करेंसी स्वैप एग्रीमेंट जापान के साथ, $75 बिलियन का, ठीक है। तीसरा रुपये का इंटरनेशनलाइजेशन, यानी कि रुपये का अंतरराष्ट्रीयकरण कैसे हो सकता है। भाई एक तो एक्सपोर्ट, बेसिकली क्या कर सकते हैं हम, एक्सपोर्ट को बढ़ाकर कर सकते हैं, यस और नो। रुपये का इंटरनेशनलाइजेशन कैसे हो सकता है, भाई एक तो हम क्या कर सकते हैं, एक्सपोर्ट को बूस्ट कर सकते हैं, और एक जो है रुपी डोमिनेटेड बॉन्ड, रुपी डोमिनेटेड बॉन्ड, एग्जांपल याद होगा आपको मसाला बॉन्ड का, है ना। आईएफसी जो कि वर्ल्ड बैंक की एक शाखा है ना, वर्ल्ड बैंक ग्रुप जो है 5 अलग अलग एजेंसियों को मिलकर बनता है, उसमें से एक है आईएफसी। आईएफसी ने मसाला बॉन्ड हमारे बिहाफ पर, भारत सरकार के बिहाफ पर जारी किया विदेश में, वेस्टर्न कंट्रीज में। तो ये रुपी डोमिनेटेड बॉन्ड था। तो इसका मतलब ये है कि भाई डॉलर के मुकाबले, डॉलर का जो वॉलिटिलिटी है, आज हमें ज्यादा पे करना पड़ता क्योंकि रुपये की वैल्यू बहुत ज्यादा डाउन हो गई है, तो हमें उससे फर्क नहीं पड़ता, जो वो वॉलेटिलिटी है वो बेसिकली यहां पर बच जाती है। तो मसाला बॉन्ड जो है, एग्जांपल याद रखिएगा, ये एग्जांपल दोगे तो ऑफ कोर्स यू विल गेट मोर मार्क्स, ठीक है। तो एक मसाला बॉन्ड अच्छा एग्जांपल हो सकता है। एक्सपोर्ट हम कर सकते हैं रुपी जो है, बोरो इन रुपी डोमिनेटेड बॉन्ड लाइक मसाला बॉन्ड, ठीक है। और एक्सपोर्ट हम ज्यादा से ज्यादा करना चाहिए। और एफपीआई के रूल को रिवाइज करो, सबसे अच्छा एग्जांपल क्या हो सकता है, वीआरआर, वॉलेंट्री रिटेंशन रूट, ठीक है। इसमें कुछ परसेंट जो है एफपीआई अगर आया तो कुछ पैसा आपको यहां पर रखना पड़ेगा फिक्स। तो एक एग्जांपल ये हो सकता है वॉलेंट्री रिटेंशन रूट का। और क्या हो सकता है कि भाई अपनी जो मॉनेटरी पॉलिसी है उसको दोबारा से बेसिकली चेंज करना चाहिए, अट्रैक्टिव बनाना चाहिए, ताकि वह कहीं और से, क्योंकि वोलेटाइल है काफी, ताकि हमारे यहाँ पर पैसा आ सके, अभी जरूरत है, ठीक है। कर्ब नॉन असेंशियल इंपोर्ट्स, हाँ देखो जैसे गोल्ड है ना। अब गोल्ड में क्योंकि भारत में बहुत ज्यादा इंपोर्ट हुआ, ठीक है, आप सभी को पता है, खूब न्यूज में रहा, तो जो नॉन असेंशियल प्रोडक्ट है उनकी एक लिस्ट बनानी चाहिए, और उसके हमें अवॉइड करना चाहिए उसको इंपोर्ट करने से, क्योंकि वो भी एक प्रकार से कहीं ना कहीं एक काम करता है रुपी को डाउन करने का अगेंस्ट डॉलर, डेप्रिशिएट करने का अगेंस्ट डॉलर, ठीक है। तो हमें
कर्व नॉन असेंशियल इंपोर्ट पर भी ध्यान देना चाहिए। तो दीज आर द 5 पॉइंट्स जिसके थ्रू हम क्या कर सकते हैं, एक सॉल्यूशन जो है बेसिकली लिख सकते हैं, जब भी आपसे अगर मेंस में भी सवाल पूछ लिया तो भी, और प्रीलिम्स में अगर आपके पास इसमें से कोई ऑप्शन दिख जाए तो आप आराम से इसको हैंडल कर सकते हैं। ठीक है, तो आई होप जब प्रीलिम्स और मेंस में इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आएगा तो आप उसको बहुत अच्छे से सॉल्व कर लोगे। तो ये रहा यहाँ पर एक ओवरऑल कि भाई रूपी डेप्रिसिएशन क्या होता है, उसके रीजन क्या है, उसके इंपैक्ट क्या है, उसके सॉल्यूशन क्या है, विद एग्जांपल मैंने सारी चीजें बता दी है। फिर भी अगर आपको कोई डाउट बचता है तो कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा, आई विल ट्राई कि भाई मैं उस डाउट को जो है क्लियर कर सकूं नेक्स्ट वीडियो में। तो इसी प्रकार की इंफॉर्मेटिव वीडियोस में फॉरम आईएएस हिंदी के यूट्यूब चैनल पर मैं आपसे मिलता रहूंगा। थैंक यू सो मच एवरीवन।